बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम लोग अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है एंटी कैंसर ड्रग्स का। ओके। कैंसर एक बहुत ही कॉमन टर्म है और आप लोग इसका नाम सुनते रहे हैं और मेरा ख़्याल से हर एक को मालूम होगा कि व्हाट कैंसर इज़। और ये इतना इम्पॉर्टेंट कॉज है कि अब तकरीबन कार्डियोवैस्कुलर के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉज है मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी का, डेथ्स का, वो कैंसर है। कैंसर को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो आई थिंक कि आप सबको ही मालूम होगा कि बेसिकली कैंसर एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें जो गवर्निंग मैकेनिज़म्स होते हैं सेल्स के फॉर द प्रोलिफरेशन एंड ग्रोथ दे बिकम चेंज्ड। वो चेंज हो जाते हैं और सादा लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हो कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स या एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स जो है उसको हम कैंसर कहते हैं। ठीक है। कैंसर का ट्रीटमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक क्रिटिकल इशू है। किस तरह से आप कैंसर को कंट्रोल करते हैं और किस तरह से आप उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। बीइंग ए फार्माकोलॉजिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वन। ओके। तो कैंसर के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, जो यहाँ बुक में लिखा हुआ है कि तकरीबन 25% ऑफ पॉपुलेशन यूएस की जो है वो लाइफ टाइम में कैंसर के लिए डायग्नोसिस होती है और मोर देन 1.6 मिलियन न्यू कैंसर पेशेंट डायग्नोज हो रहे हैं ईच ईयर। Less than a quarter of these patients will be cured solely by the surgery and or local radiation, and most of the remainder will receive the systemic chemotherapy at the same time during their illness। ठीक है। और इनमें से अगर आप स्मॉल फ्रैक्शन को देखें यानी अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ पेशेंट विद कैंसर रिप्रेजेंटिंग द सिलेक्टेड नियोप्लाज्म, द कीमोथेरेपी विल रिजल्ट इन अ क्योर और प्रोलॉन्ग्ड रिमिशन। ठीक है। कीमोथेरेपी जो आप मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी एंटी कैंसर ड्रग्स कर रहे हैं, वो या तो क्योर की तरफ जाएगी और या फिर एटलीस्ट वो रिमिशन को प्रोलॉन्ग कर देगी, पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इन्हांस करेगी और पेशेंट का जो लाइफ सर्वाइवल है वो इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है। However, in most cases, the drug therapy will produce only a regression of the disease and complication and or relapse may eventually lead to death। वही वाली बात कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल किस्म का केस होता है इसकी मैनेजमेंट कैंसर की। और ओवरऑल 5 year सर्वाइवल रेट फॉर कैंसर पेशेंट इज about 68%, ranking the cancer second only to the cardiovascular disease as a cause of mortality, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में पॉइंट आपसे डिस्कस किया था। ठीक है। और कैंसर के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैंसर होता क्यों है, कैंसर के कॉजेज़ क्या हैं। बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। आजकल हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, वहाँ बहुत सारे हम पॉल्यूशंस को डिफरेंट जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं अगर उनको एक्सपोज्ड हो रहे हैं तो आयनाइजिंग रेडिएशंस एक कॉज हो सकता है। नंबर 2, कोई भी केमिकल्स जो हैं वो उनका कॉज हो सकता है। इंडिविजुअल कोई इस तरह के केमिकल्स से एक्सपोज हो जाए वो कॉज हो सकता है जिसकी वजह से कैंसर का प्रॉब्लम आ सकता है। नंबर 3, आप लोग अभी एंटीवायरल थेरेपी रिसेंटली पढ़ चुके हो और वायरस इंड्यूस्ड कार्सिनोमा या कैंसर्स भी बहुत कॉमन होते हैं, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जीन के लेवल पर कोई ऐसी म्यूटेशन या अल्ट्रेशन हो जाए दैट कैन लीड टू द कैंसर। सो देयर कुड बी सो मैनी रीजंस ऑफ द कैंसर, लेकिन आपने उस कैंसर को ट्रीट कैसे करना है उसके लिए हम सबसे पहले कैंसर कीमोथेरेपी के जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। आइए जी, हम देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द कैंसर कीमोथेरेपी। और कैंसर कीमोथेरेपी जो बेसिक करती है, स्ट्राइव यानी कोशिश कर रही है टू कॉज अ लीथल साइटोटॉक्सिक इवेंट और अपोप्टोसिस
apoptosis in the cancer cells that can arrest a tumor progression. The attack is generally directed toward the DNA or against the metabolic site essential to the cell replication. देखो जितनी भी आपकी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो बेसिकली आपके डीएनए को टारगेट करती हैं या वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जिनको वो टारगेट करने जा रही होती है जो कि एक नॉर्मल होते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मिसाल भी दे दी गई है कि प्यूरीन या पायरिमिडीन्स की अवेलेबिलिटी पे अफेक्ट कर दे जो कि बिल्डिंग ब्लॉक हैं डीएनए या आरएनए की सिंथेसिस के लिए, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक स्टेप जो कि सेल्स की ग्रोथ या सर्वाइवल या प्रोलिफ्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उनको एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली टारगेट करती हैं। ठीक है, और इन को टारगेट करने के लिए जो इनके एक इम्पॉर्टेंट ये सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास और वो है सिलेक्टिव होना। अगर आपके पास ऐसी एंटी कैंसर एजेंट्स हैं जो कि सिलेक्टिव हैं, सिलेक्टिव का मतलब ये है कि वो कैंसरस सेल्स को तो डिस्ट्रॉय करें लेकिन जो आपके नॉर्मल सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय ना करें, ये हमारा एम होता है एंटी कैंसर थेरेपी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को ये बता दूं बच्चों कि हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक ड्रग्स अवेलेबल नहीं हैं और अल्टीमेटली आप जितना भी सिलेक्टिव करना चाहें उनको टुवर्ड्स द कैंसरस सेल्स, वो फिर भी आपके नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट ज़रूर कर जाती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो तकरीबन सेम है और अगर कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस है भी तो वो ड्रग्स आपके नॉर्मल सेल्स के उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर भी इफ़ेक्ट अपना डाल जाती हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि अभी तक हम कैंसर को सक्सेसफुली इरेडिकेट नहीं कर सकें। सिर्फ आप देखें कि कैंसर के केस में हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट के सिम्टम्स को एलिविएट कर रहे हैं, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, या फिर हम पेशेंट का जो लाइफ स्पैन है फॉर एग्जांपल उसको हमने बढ़ा के 10 ईयर्स कर दिया है या 5 ईयर्स कर दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस डिज़ीज़ का एरेडिकेशन पॉसिबल नहीं हो चुका है, beside the fact that so many researches are going on this topic on in this particular disease। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास एक प्रॉब्लम है न्यूप्लास्टिक सेल्स का के स्पेसिफिसिटी का या सिलेक्टिव होने का। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी वही बात ही दिखाई गई है, जो आप बाकी का पैराग्राफ है उसको पढ़ लेंगे तो ये वही बात बताई गई है। ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं और इसमें गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट को अगर आप देखें तो अल्टीमेट गोल ऑफ कीमोथेरेपी का क्या है। जाहिर है कि पहला तो है कि हम क्योर करें ना, यानी लॉन्ग टर्म आप डिजीज़ फ्री सर्वाइवल करें। अ ट्रू क्योर रिक्वायर द इरेडिकेशन ऑफ एवरी न्यूप्लास्टिक सेल, जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर ये क्योर अटेनेबल हो तो गोल बिकम द कंट्रोल ऑफ द डिजीज़, यानी आप स्टॉप कर देंगे कैंसर को एनलार्ज होने से, स्प्रेड होने से। ठीक है, टू एक्सटेंड सर्वाइवल एंड मेंटेन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ। और आपका जो इंडिविजुअल है, जो पेशेंट है, वो नियर नॉर्मल एग्जिस्टेंस पे आ सकता है विद द कैंसर बीइंग ट्रीटेड एज ए क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, इन ईदर द केस न्यूप्लास्टिक सेल बर्डन इज इनिशियली रिड्यूस्ड यानी डी बल्क। आप इनिशियल केस में हमेशा यही करते हैं कि जो कैंसर सेल्स का बर्डन होता है उसको हम डी बल्क करने की कोशिश करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं इसको देखते हैं हम। ठीक है, ज़ाहिर है कि आप सर्जरी से कर सकते हैं उसको या रेडिएशन से, एंड दैट इज़ फॉलोड बाय देन कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, और एडवांस स्टेजेस ऑफ कैंसर की तरफ जब जाते हैं तो फिर कंट्रोल करना कैंसर को काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उस वक्त हमारा गोल फिर क्योर नहीं होता बल्कि पैलिएशन होती है। पैलिएशन समझते हो ना, पैलिएशन का मतलब होता है कि एलिविएशन ऑफ द सिम्टम्स, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उनको इम्प्रूव करना, एंड अवॉइडेंस ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग टॉक्सिसिटी। तो फिर क्योर नहीं बल्कि वो सिम्टोमेटिक रिलीफ जिसको आप पैलिएशन कह रहे हैं वो हमारा गोल बन जाता है। This means that chemotherapeutic drug may be used to relieve the symptom caused by the cancer and improve the quality of life even though the drug may not extend the survival। वही बात जो मैंने आपको बताई कि देखो बच्चों, अगर क्योर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप
पेशेंट का लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको लाजमी इम्प्रूव करेंगे। और एंटी कैंसर ड्रग्स फिर सिर्फ क्योर के लिए ही नहीं बल्कि उस पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या जो सिम्टम्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए या ओवरऑल लाइफ स्पैन को इन्हांस करने के लिए यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो ये दो आपकी चीज़ें हुई कि आप पेशेंट का क्योर कर रहे हैं या आप पेशेंट की पैलिएशन कर रहे हैं। ये दोनों फैक्टर्स आपने अपने जहन में रखने हैं कि आपकी ट्रीटमेंट का गोल क्या है। उस गोल की बेसिस के ऊपर फिर हम फर्दर अपने ट्रीटमेंट को या ड्रग्स को लेकर चलते हैं। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स सी द इंडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट। इंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट यानी chemotherapy sometimes used when neoplasm are disseminated and are not amenable to surgery। यानी फॉर एग्जांपल आप ल्यूकीमिया वगैरह कोई देख लें कि आपका जो कैंसर्स हैं या नियोप्लाज्म हैं वो बहुत ही डिसमिनेटेड हैं, बहुत बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं। वो किसी एक जगह नहीं है, ट्यूमर की शक्ल में नहीं है कि आप सर्जरी की और आपने वो ट्यूमर निकाल दिया। फॉर एग्जांपल किसी को ब्रेस्ट में कोई कैंसर हो गया है तो आप वहाँ पर तो सर्जरी करके वो एक जो मास होता है ट्यूमर का उसको रिमूव कर सकते हैं, फिर आप रेडिएशन की तरफ जा सकते हैं, कीमोथेरेपी भी जा सकते हैं। लेकिन अगर ल्यूकीमिया है, आपके कैंसर स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, पूरी बॉडी के सेल्स में है या होल ओवरऑल ब्लड में फैला हुआ है, तो आप वहाँ सर्जरी तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसे केसेस में फिर हम कीमोथेरेपी को मे बी यूज्ड एज ए सप्लीमेंटल ट्रीटमेंट टू अटैक द माइक्रो मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब ही यही है ना कि कैंसर जो है वो आगे फर्दर बिखर जाता है, फैल जाता है, आगे स्प्रेड होता रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप एडजुवेंट कीमोथेरेपी दे सकते हैं यानी सर्जरी और रेडिएशन ट्रीटमेंट अगर पॉसिबल है तो। और अगर आपकी सर्जरी वहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो फिर हम वहाँ पर कीमोथेरेपी पर ही जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि जहाँ तो आपने उसको रिमूव कर लिया है वहाँ पर तो आप फिर ड्रग्स को दे सकते हैं, और जहाँ अगर डिसेमिनेटेड हैं तो फिर हम कीमोथेरेपी पर जाते हैं। ठीक है, या रेडिएशन कर सकते हैं। कीमोथेरेपी गिवन प्रायर टू द सर्जिकल प्रोसीजर इज एन अटेम्प्ट टू श्रिंक द कैंसर इज रेफर टू एज न्यू एडजुवेंट थेरेपी। कीमोथेरेपी यानी अगर आप सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी दे रहे हैं कि उस कैंसर को उसको आप रिड्यूस या उस ट्यूमर को रिड्यूस कर सकें, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। ये टर्म भी आप याद रखिएगा, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। और ज़ाहिर है कि अगेन आप प्रोलॉन्ग कर रहे होते हैं रिमिशन को और पेशेंट की अगेन कंडीशन या लाइफ साइकिल को इन्हांस करते हैं। ट्यूमर ससेप्टिबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द साइकिल, ये आपका तीसरा फैक्टर होगा कि वो फ्रैक्शन ट्यूमर सेल्स के जो कि रेप्लिकेटिव साइकिल में, जिसको आप ग्रोथ फ्रैक्शन कह रहे हैं, इन्फ्लुएंस देयर ससेप्टिबिलिटी टू मोस्ट कैंसर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। ठीक है, एंड rapidly dividing cells जो होते हैं they are generally more sensitive to the chemotherapy as compared to the non dividing cell। इसीलिए आप देखें कि जो सेल साइकिल के फेज़ होते हैं ये उसमें हमने ड्रग्स को कैटेगराइज भी किया है कि वो सेल साइकिल स्पेसिफिक हैं कि सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक हैं। यानी ऐसी ड्रग्स जो कि एक पर्टिकुलर फेज़ पे, जैसे मेटा फेज़ का फेज़ है, जी नॉट का फेज़ है जो इस फिगर में भी है, मैं आपको यहाँ से शो कर सकती हूँ। अभी मैं आपको ये फिगर दिखाती हूँ, उससे पहले हम सेल साइकिल स्पेसिफिसिटी की बात कर लेते हैं, फिर फिगर पे चलते हैं। यानी नॉर्मल सेल्स हों या ट्यूमर सेल्स हों वो ग्रोथ साइकिल से गुजरते हैं। Number of cells that are in various stages of cycle may differ in normal and neoplastic tissues। ठीक है ना। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट दैट आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट द रेप्लिकेटिंग सेल यानी जो डिवाइड हो रहे हैं उन्हें आप कहते हैं कि वो सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट्स हैं। और ऐसे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स जो कि रैपिड यानी डिवाइडिंग फेज पे इफेक्टिव नहीं होते बल्कि डॉर्मेंट में इफेक्ट हो रहे हैं तो वो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक हैं। ठीक है, और जनरली मोर टॉक्सिसिटी है साइक्लिंग सेल में बट दे आर ऑल्सो यूजफुल अगेंस्ट ट्यूमर डेट हैव अ लो परसेंटेज ऑफ द रेप्लिकेटिंग सेल्स। अब हम चलते हैं इस फिगर के ऊपर, ये जो 46.5 फिगर दी गई है हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। जी तो बच्चों ये आ गई है आपकी जनाब यहाँ पे फिगर 46.5, और इसमें आप देखें कि सेल साइकिल स्पेसिफिक और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक को बताने की कोशिश की गई है। बेसिकली आप ये देखें कि ये एक सेल साइकिल है।
सेल साइकिल की जो फेजेस होती हैं वो ये होती हैं, यानी G1 फेज होती है, ठीक है, G1, ये देखें मैं एरो पिक करती हूँ, ये देखें G1 फेज। फिर आपके पास ये देखिए G2 फेज, M फेज, ठीक है, जो कि माइटोटिक फेज होता है जिसमें बेसिकली सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, ये वाला। और ये आपका S फेज होता है, ये बेसिकली आपका सिंथेसिस का फेज होता है, यानी डीएनए आप देखिए यहाँ पर कि रेप्लिकेट हो जाता है इस एस फेज में। एम फेज में सेल डिवाइड हो रहे हैं, यानी ये माइटोसिस का फेज होता है। और जो आपका G1 फेज है, ये देखें यहाँ पर उन एंजाइम की सिंथेसिस होती है जो डीएनए के लिए नीडेड होते हैं। और G2 में सेलुलर कंपोनेंट जो माइटोसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। और यहाँ M और G1 के बाद जो आपके सेल्स होते हैं वो बेसिकली रेस्टिंग फेज में जाते हैं, यानी G0 फेज में जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि सेल यहाँ पर दे आर नॉट डिवाइडिंग, ठीक है। अब देखिए वो ड्रग्स जो कि सेल साइकिल स्पेसिफिक हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेज पर, एक फेज पर एक्ट करेंगे, उनमें आपके पास ये तमाम एजेंट्स मौजूद हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स, और इन ड्रग्स को हम डिस्कस करेंगे, इटोपोसाइड वगैरह। तो ये वाले एजेंट्स इफेक्टिव हैं फॉर हाई ग्रोथ फ्रैक्शन मैलिग्नेंसीज, जैसे कि हेमाटोलॉजिक कैंसर्स होते हैं। जबकि जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, यू कैन सी हियर कि ये आपकी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट्स हैं। ये भी एजेंट्स यहाँ सिस्प्लाटिन एंड एल्काइलेटिंग एजेंट वगैरह मेंशन है। ये इफेक्टिव होते हैं बोथ लो ग्रोथ फ्रैक्शन मैलिग्नेंसीज में भी, जैसा कि सॉलिड ट्यूमर वगैरह हैं, और इसके अलावा हाई ग्रोथ फ्रैक्शन मैलिग्नेंसीज में भी, ठीक। तो ये आप सेल साइकिल को ज़रूर समझ लें, और इन ड्रग्स की जो सेल साइकिल स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक हैं इनको आप ज़रूर याद रखें। अब हम बैक चलते हैं वहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली सेल साइकिल स्पेसिफिसिटी ऑफ ड्रग्स की, और अब हम जा रहे हैं ट्यूमर ग्रोथ रेट को डिस्कस करने। द ग्रोथ रेट ऑफ मोस्ट सॉलिड ट्यूमर इन वीवो इज इनिशियली रैपिड, बट growth rate usually decreases as the tumor size increases. This is due to the unavailability of nutrient and oxygen caused by inadequate vascularization and lack of the blood circulation. ठीक है, आई होप ये बात समझ आ गई होगी। ट्यूमर बर्डन कैन बी रिड्यूस्ड, जो कि हम बात कर चुके हैं, थ्रू द सर्जरी, रेडिएशन, और बाय यूजिंग द सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग टू प्रमोट द रिमेनिंग सेल इनटू एक्टिव प्रोलिफरेशन एंड दस इंक्रीजिंग देयर ससेप्टेबिलिटी टू सेल साइकिल स्पेसिफिक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, ठीक है। पहले आप सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक यूज़ कर लें, वो एक पर्टिकुलर फेज में आ जाएंगे, और फिर आप सेल साइकिल स्पेसिफिक यूज़ करके आप ट्यूमर की जो ग्रोथ रेट है उसको इस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं। इज इट ओके क्लास? अब देखते हैं हम कि ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स एंड शेड्यूलिंग क्या है, ठीक है। ड्रग डोजेजेस आर यूजुअली कैलकुलेटेड, कैंसर में कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया यूज़ करते हैं, ठीक है, ना तो बॉडी वेट की बेसिस पे कर रहे होते हैं, और ना ही हम एक कोई स्टैंडर्ड आमतौर पर जो बॉडी सरफेस एरिया तुम लोग पढ़ चुके हो उसकी बेसिस के ऊपर हम उनका यूजुअली सिलेक्शन करते हैं। ये बाकी फिगर्स भी हैं, इनको भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी के लॉग किल फिनोमिना क्या है। Log kill phenomena, destruction of cancer cell by chemotherapeutic agent follow the first order kinetics. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यानी कोई भी गिवन डोज के ऊपर ड्रग डिस्ट्रॉय अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द सेल्स, और इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं लॉग किल। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक बहुत अच्छी एग्जांपल से समझाया गया कि ल्यूकीमिया की डायग्नोसिस जो है वो उस वक्त होती है जब तकरीबन 10⁻⁹ ल्यूकीमिक सेल मौजूद हों, यानी टोटल तकरीबन 1 बिलियन सेल्स हों, ठीक है ना। और अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वो 99.999% किल कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.001% ऑफ 10⁻⁹ सेल बच जाएंगे, यानी 10⁻⁴ सेल बाकी बचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप देखें कि 10⁻⁵ सेल्स की रिडक्शन हुई है, जिसे हम कह रहे हैं 5 लॉग किल। समझ आई बात की? तो इस पॉइंट के ऊपर पेशेंट बिकम एसिम्प्टोमेटिक एंड पेशेंट इज इन द रिमिशन फेज, ठीक है। देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हमने कहा कि जो 5 लॉग है, यानी 10⁻⁵ अगर मैं 5 की बात करूँ, रिडक्शन हो अगर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, तो वहाँ क्योर आ जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो बाकी बैक्टीरियल सेल्स बचे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है।
लेकिन ट्यूमर सेल्स जो हैं वो इजीली एलिमिनेट नहीं होते और एडिशनल ट्रीटमेंट आपको चाहिए होता है फर्दर अगर आप ल्यूकेमिक सेल की पॉपुलेशन को इरेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, इसको एक फिगर से बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है 46.3 से, वो तुम लोग अगर देखोगे तो बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। तो लेट सी कि उस फिगर में किस तरह एक्सप्लेन किया गया, आइए देखते हैं। और ये देखो बच्चों, आई एम हेयर एट फिगर नंबर 46.3 जहाँ पर आपको ट्रीटमेंट का कैंसर के सेल बर्डन को दिखाया गया है। इसमें आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। ये देखिए, आप इस फिगर को ज़रा देखें कि एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ टाइम मेंशन है और वाई एक्सिस के ऊपर ट्यूमर सेल बर्डन है जो कि लॉग स्केल में मेंशन किया गया है। और आपको यहाँ पर कुछ कीमोथेरेपी की टाइप्स दिखाई देंगी जो कि हैं पैलिएटिव कीमोथेरेपी, ये देखिए। उसके बाद आपके पास क्यूरेटिव कीमोथेरेपी भी है और एक क्यूरेटिव कीमोथेरेपी यहाँ दूसरी भी है जो कि डिसेमिनेटेड कैंसर्स के लिए। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि 1 ग्राम ट्यूमर का मास क्या है। ठीक है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको। देखें, टोटल ऑफ 10⁻⁹ cells is the smallest tumor burden that is physically detectable। ठीक है, यानी कि 1 बिलियन सेल आपके जो ट्यूमर वेट को इंडिकेट करते हैं वो तकरीबन 1 ग्राम होता है, जिसको आप एक स्मॉल ग्रेप का साइज भी कह सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिखाया गया है। ठीक है, मैं इसको क्लियर करके एक एरो पिक करती हूँ तुम लोगों के लिए। ये देखिए, ये रहा 10⁻⁹ इस जगह पर आएगा। ये स्केल है, देखिए 10⁻⁸, 10⁻�10, ये दरमियान में 10⁻⁹ जो कि 1 ग्राम मास को डिटेक्ट कर रहा है। ये आपके मिनिमम सेल बर्डन होता है जो फिजिकली डिटेक्ट हो जाता है। और इससे नीचे अगर आप देखें तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है और यहाँ आके पेशेंट सिम्प्टोमेटिक होना शुरू हो जाता है। ये 1 बिलियन सेल्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्यूमर वेइंग अबाउट 1 ग्राम। और आमतौर पर यहाँ पर क्लिनिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इससे नीचे जाएं जो कि 1 मिलीग्राम मास है तो आप देखें कि सेल यहाँ पर क्योर की तरफ जा रहे हैं, सर्वाइवल की तरफ जा रहे हैं। और अगर ये चीज़ बढ़कर 1 kg मास तक चली जाए तो आप देखें कि वहाँ पर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर यानी अगर आपके पास 10⁻⁹ है, इस स्टेज पर आप ट्रीटमेंट करें तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन इससे ऊपर अगर पेशेंट आ जाए तो फिर सेल बिकम इंक्रीजिंगली लेस रिस्पॉन्सिव टू द ट्रीटमेंट एंड दैट कैन लीड्स टू द डेथ। ठीक है, पैलिएटिव थेरेपी हम यही करते हैं इन केसेस में जहाँ पेशेंट डेथ की तरफ जा रहा हो। ठीक है, मैं इसको क्लियर करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट के लिए आप ये देखिए, इनिशियल रिमिशन आर ट्रांजिएंट विद सिम्टम्स रिकरिंग बिटवीन द ट्रीटमेंट और सर्वाइवल एक्सटेंड करते हैं बट द पेशेंट इवेंचुअली डाइज ऑफ द डिजीज़। ठीक है, जबकि अगर आप क्योर करने जा रहे हैं, ये देखें यहाँ आप इसका क्योर कर रहे हैं, ये ग्राफ देखें आप, तो क्यूरेटिव कीमोथेरेपी आपकी सॉलिड ट्यूमर सच एस टेस्टिकुलर कार्सिनोमा के लिए कुछ और होगी। और जबकि क्यूरेटिव कीमोथेरेपी जो डिसेमिनेटेड कैंसर्स हैं जैसे ल्यूकीमिया वगैरह है वहाँ कुछ और होगी। तो अगर आपके पास सॉलिड ट्यूमर हैं तो आप क्या करेंगे? सॉलिड ट्यूमर के लिए आप देखिए कि ट्यूमर बर्डन इज इनिशियली रिड्यूस्ड बाय द सर्जरी, या आप रेडिएशन से कर सकते हैं या दोनों से कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ऑकल्ट माइक्रोमेटास्टेसिस इज कंटिन्यूड आफ्टर क्लिनिकल साइन ऑफ द कैंसर हैव डिसअपीयर्ड। और अगर ये डिसेमिनेटेड कैंसर्स हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग कीमोथेरेपी देंगे आप ताकि ड्रग रेजिस्टेंस कम हो। ईच ड्रग इज चूजन टू हैव अ डिफरेंट सेलुलर साइट ऑफ एक्शन और डिफरेंट सेल स्पेसिफिसिटी एंड ईच ड्रग इज चूजन टू हैव अ डिफरेंट ऑर्गन टॉक्सिसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। और फर्दर अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा था लॉग किल फिनोमिना। ठीक है, तो ये अब आपको इस फिगर से बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, इजंट इट?
ट्रीटमेंट रेजिमेन में बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं, और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट यानी लॉकल फिनोमिना के बाद फार्माकोलॉजिक सेंचुरीज़ हैं। फार्माकोलॉजिक सेंचुरीज़ आप देखें कि ल्यूकीमिया या जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो आम तौर पर टिश्यूज़ में जैसे सीएनएस वगैरह में हैं, वहाँ पर वो आम तौर पर अपनी जगह बना लेते हैं, जहाँ पर आप देखें कि कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स की एंट्री बड़ी मुश्किल होती है। तो उस सूरत में आप ये देखें कि पेशेंट को फिर इरेडिएशन जैसे क्रेनियोस्पाइनल एक्सिस है या इंट्राथीकल में आपको करनी पड़ती है, या आप इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यानी बिटवीन द जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करके आप इंजेक्शन देते हैं उन ड्रग्स की, ताकि वो ल्यूकेमिक सेल उस जगह से एलिमिनेट हो सकें। ठीक है। इसी तरह से आप देखिए बड़ा मसला आता है, कुछ ड्रग्स जो है वो आपके सॉलिड ट्यूमर में पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। ठीक। और थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का। कॉम्बिनेशन ड्रग याद रखिएगा कीमोथेरेपी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द सिंगल ड्रग ट्रीटमेंट में। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स से क्या एडवांटेज हैं इसको डिस्कस करते हैं, और कौन कौन से दिए जाते हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो एडवांटेज से पहले हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स क्या हैं। Cytotoxic agent with qualitatively different toxicities and with different molecular site and mechanism of action are usually combined at full doses. इससे क्या होता है, रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाता है और एडिटिव या फिर पोटेंशिएटेड साइटोटॉक्सिक इफेक्ट आते हैं, और नॉन ओवरलैपिंग होस्ट टॉक्सिसिटीज़ आती हैं, क्योंकि आमतौर पर उनके हम डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मॉलिक्यूलर साइट या टॉक्सिसिटी वाली ड्रग्स को कंबाइन करते हैं। In contrast, agents with similar dose limiting toxicities such as myelosuppression, nephrotoxicity, or cardiotoxicity can be combined safely only by reducing the doses of each. ठीक है। एडवांटेज, तीन बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज हो सकते हैं कॉम्बिनेशन के। नंबर वन, इट प्रोवाइड द मैक्सिमम सेल किलिंग विद इन द रेंज ऑफ टॉलरेटेड टॉक्सिसिटी. Then number two, they are effective against a broader range of cell line in heterogeneous tumor population. And number three, they may delay or prevent the development of the resistant cell lines. ठीक है, तो ये एडवांटेज है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखो, बहुत सारे जो कैंसर्स हैं उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डेवलप किए गए हैं, और पर्टिकुलर नियोप्लास्टिक स्टेट पर वो एप्लीकेबल हैं। फॉर एग्जांपल के डिफरेंट एक्रोनियम बना दिए गए हैं, और ये एक्रोनियम आपके बहुत सारे लिखे हुए भी हैं, कैटजन में लिखे हुए हैं, वहाँ से इसको आप लोग याद कर लेना। फॉर एग्जांपल एक कॉमन रेजिमेन है आर चॉप का, ठीक है, और इसको हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में देते हैं। तो आर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके आपको आइडेंटिफाई करवा रही हूँ, ठीक है, ये चेंज कर रहा है रिटुक्सीमैब को। सी से पता चल रहा है साइक्लोफॉस्फामाइड, एच से हाइड्रोक्सीडोनोरुबिसिन जो कि डॉक्सोरुबिसिन ही है, और ओ इंडिकेट कर रहे हैं, या इसको क्लियर कर दूं मैं ड्राइंग्स को, ऑनकोविन को, जो कि दरअसल विनक्रिस्टिन है, और पी प्रेडनिसोन या प्रेडनिसलून को डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो ये आर चॉप अब आपको पता होना चाहिए कि किसका एक्रोनियम है, और ये किस कंडीशन में हम दे रहे हैं, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में दे रहे होते हैं। ठीक है, ये थेरेपी आमतौर पर इंटरमिटेंटली शेड्यूल की जाती है 21 डेज अपार्ट टू अलाउ रिकवरी टू रेस्क्यू द पेशेंट इम्यून सिस्टम विच इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द chemotherapeutic agent and thus reducing the risk of serious infection. ठीक है, तो ये बेसिस है इनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की बच्चों। ठीक है, और प्रॉब्लम्स आमतौर पर क्या आ सकते हैं कीमोथेरेपी के साथ। रेजिस्टेंस का मसला, देखो सेल्स के लिए ये जो कैंसर ड्रग्स या केमिकल एजेंट्स बड़े टॉक्सिन हैं, तो सेल भी बड़े तेज़ हैं, जिस तरह बैक्टीरिया वायरसेस बड़े तेज़ हैं, सेल्स भी बड़े तेज़ हैं। उन्होंने भी अपने आप के लिए बड़ी बड़ी जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म है ना, वो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बना लिए हैं। पहला मसला तो वही रेजिस्टेंस का आ जाता है। कुछ नियोप्लास्टिक सेल्स जैसे मेलानोमा वगैरह की बात करें, दे आर इनहेरेंटली रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटी कैंसर ड्रग, यानी उनकी इनहेरिटेंस में है कि वो रेजिस्टेंस है। और कुछ जो दूसरे टाइप के हैं वो एक्वायर रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, इनहेरिटेंस के बाद कुछ की एक्वायर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि वो म्यूटेट कर जाएं, ठीक है ना, या अगर प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है सब ऑप्टिमल डोजेस की, यानी कि जो ऑप्टिमम का मतलब होता है जो एक स्टैंडर्ड या रिक्वायर्ड डोज है ना जिस पे वो इफेक्टिव होगी, सब मींस बिलो, उससे जो नीचे,
तो फिर ये रेजिस्टेंस का मसला बड़ा कॉमन है। आप रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म, इंटेंसिव, इंटरमिटेंट थेरेपी से, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स से। और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स मैंने आपको बताया कि इफ़ेक्टिव हैं ब्रॉडर रेंज ऑफ रेजिस्टेंट सेल्स का ट्यूमर पॉपुलेशन में भी, ठीक है। अगेन एक प्रॉब्लम और आता है हमारे पास, और वो प्रॉब्लम होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का, ठीक है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का जो फिनोमिना है ये बेसिकली पी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से आ रहा होता है, और स्टेप वाइज सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लीफाइड जीन कोडेड फॉर अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी ट्रांसमेम्ब्रेन वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन यूं है, ठीक है। तो ये पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसकी परमिएबिलिटी की वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आती है। होता यह है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी जो आपका है उसके उस पर डिपेंडेंट है ये पंपिंग ऑफ ड्रग आउट ऑफ द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि वही धक्का दे देने वाली बात लेकिन पी ग्लाइकोप्रोटीन की मौजूदगी में और एटीपी डिपेंडेंट। आई विल शो यू विद द फिगर तो आपको अच्छा समझ आएगा। क्रॉस रेजिस्टेंस भी अक्सर एक मसला बनती है, और यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि जैसे विनका एल्कलॉइड्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हैं डेक्टिनोमाइसिन या एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के भी, और कॉल्चिसिन से भी या वाइस वर्सा से भी। तो क्रॉस रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। और इसको क्योंकि इनका ज़ाहिर है कि हाइड्रोफोबिक एरोमेटिक रिंग है और न्यूट्रल पीएच है, ये वही बात है, आप इसको पढ़ लें। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन की हम अभी बात करते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि पी ग्लाइकोप्रोटीन इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एट लो लेवल्स इन मोस्ट सेल टाइप बट हायर लेवल्स आर फाउंड इन द किडनी, लिवर, pancreas, small intestine, colon and adrenal gland. So it is suggested that presence of P glycoprotein may account for the intrinsic resistance to chemotherapy observed with adenocarcinomas, क्योंकि ज़ाहिर है एड्रीनल ग्लैंड में हमने बात की ना कि इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। और कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जैसे कि वेरापामिल वगैरह, वेरापामिल जो है पढ़ चुके हैं, वो इस पंप को इनहिबिट भी करती है और ईफ्लक्स से बचा सकती है आपकी एंटी कैंसर एजेंट्स को। लेकिन बच्चों वहाँ मसला पता है क्या आता है कि जो दूसरे अनडिज़ायरेबल उनके एडवर्स इफेक्ट हैं वो आने लग जाते हैं। तो अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि ऐसे पंप ब्लॉकर हों हमारे पास जो फार्माकोलॉजिकली इनर्ट हों, यानी जो फार्माकोलॉजिकल अपना एक्शन ना रखते हों और वो सिर्फ पंप को ब्लॉक कर सकें, तो उनकी सर्चिंग में जारी हैं हम, और उनको देखना चाह रहे हैं कि वो क्या है, ठीक है। अच्छा, इसको हमें फिगर से देखना बहुत ज़रूरी है, तो लेट्स गो टुवर्ड द फिगर। जी तो बच्चों मैं आ गई हूँ फिगर 46.6 पर, और इसमें पी ग्लाइकोप्रोटीन वाली सारी की सारी ई फ्लक्स मैकेनिज्म दिखाया गया है। ये पी ग्लाइकोप्रोटीन है जो आपको ट्रांस मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, यानी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और एटीपी डिपेंडेंट है ये देखिए एटीपी के ऊपर ये डिपेंडेंट है, और इस एटीपी डिपेंडेंट होने की वजह से ये जो आपकी ड्रग्स हैं विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, डॉक्सोरोबिसन, ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइड और अदर, ये उनको ई फ्लक्स पंप के ज़रिए धक्का देके उन ड्रग्स को इन्होंने बाहर निकाल दिया। सो ये पी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से एटीपी डिपेंडेंट ई फ्लक्स है, इन एंटी कैंसर ड्रग्स का रेजिस्टेंस का मसला है, ओके। और अब हम चलते हैं वापस। ओके बच्चों, हमने बात कर ली ड्रग रेजिस्टेंस और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की, और अब हम बात करने जा रहे हैं टॉक्सिसिटी की। क्योंकि आपकी जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स को किल करती हैं जो कि रैपिड प्रोलिफरेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो बच्चों याद रखो कि एक जनरल जो टॉक्सिसिटी है वो रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स पर है इनकी। फॉर एग्जांपल जैसे कि बकल म्यूकोसा, बोन मैरो, जीआईटी या आपके हेयर फॉलिकल्स वगैरह हैं, तो इनके ऊपर ज़रूर आपको कीमोथेरेपी, हम क्यों कहते हैं कि कीमोथेरेपी में बाल्डनेस आ जाती है, क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं ना। और एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं ये बेसिकली जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स हैं ये उनको किल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको जीआईटी पे देखें, आपको नोज़िया, वॉमिटिंग ये मसले मिलेंगे। बोन मैरो हमेशा सप्रेशन की तरफ जाती है, और हेयर की ग्रोथ कितनी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो कॉमन एडवर्स इफेक्ट, और आमतौर पर ये ड्रग्स याद रखें कि नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स हैं। वॉमिटिंग, स्टोमेटाइटिस, बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, ठीक है, ये वही चीज़ें जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही हूँ। वॉमिटिंग बहुत कॉमन है, इसके साथ माइलो सप्रेशन बहुत कॉमन है, क्योंकि यही एजेंट्स बहुत तेज़ी से कर रहे होते हैं।
अच्छा, इसके अलावा कुछ सिग्नेचर एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं। सिग्नेचर समझते हो? जो हर एजेंट का एक स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट है, उसके साथ एजेंट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ब्लैडर टॉक्सिसिटी जो है वो साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ एसोसिएटेड है। कार्डियोटॉक्सिसिटी जो है वो डॉक्सोरुबिसिन के साथ इंडिकेटेड है। पल्मोनरी फिब्रोसिस ब्लियोमाइसिन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। या बोन मैरो डिप्रेशन जो है वो विनब्लास्टीन के साथ है। तो ड्यूरेशन ऑफ साइड इफ़ेक्ट वेरीज करते हैं वाइडली। एलोपेशिया ट्रांजिएंट है, लेकिन कार्डियक, पल्मोनरी, ब्लैडर टॉक्सिसिटीज़ जो हैं दे कैन बी इरिवर्सिबल। अच्छा, आप कैसे इनको एडवर्स इफेक्ट को मिनिमाइज़ करेंगे? आप डिफरेंट इंटरवेंशंस यूज़ कर सकते हैं, कोई साइटोप्रोटेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के कोई जो कि लोकल ट्यूमर है वो उस पर बेसिकली परफ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप पेशेंट्स का मैरो जो है उसको आप रिमूव कर सकते हैं टू यानी इंटेंसिव ट्रीटमेंट से पहले, और फिर इम्प्लांट कर दें। तो इससे क्या होगा कि इंटेंसिव डायूरेसिस जो है टू प्रिवेंट द ब्लैडर टॉक्सिसिटीज़ वो इन्हांस हो जाएगी। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया मीथोट्रेक्सेट के साथ बहुत आता है, और हम फोलिनिक एसिड देते हैं, ल्यूकोवॉरिन, ठीक है। और जब से हमारे पास फिलग्रेस्ट्रिम आ गया है, जो कि एक ह्यूमन ग्रेन्यूलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, उसकी वजह से अब जो न्यूट्रोपीनिया होता है वो भी काफ़ी हद तक रिवर्स हो गया, ठीक। ट्रीटमेंट इंड्यूस्ड ट्यूमर भी हो जाते हैं, यानी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसकी वजह से कोई ट्यूमर इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इंड्यूस ट्यूमर जो होते हैं वो खासा प्रॉब्लम बनते हैं, और उनको भी हम डिफरेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज से कंट्रोल करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन और एजेंट्स को पढ़ेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। आप लोग अपना रखें ढेर सारा ख्याल। हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।